जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे होनी के आगे किसी की चलती नहीं और होता वही है जो वह चाहता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है और बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बड़ी ही सुंदर और अच्छी जानकारी होने वाली है। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में बालाराम नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था। किसी तरह से किसान की घर गृहस्थी चलती थी। बहुत दिनों के बाद किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी आज बहुत ही प्रसन्न थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब गांव में इस बात का पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ, तो दूर दूर से लोग बालाराम और उसकी पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर पर आने लगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसान के घर में बेटे का जन्म हुआ था। बहुत दिनों से किसान वह निसंतान था, इसलिए दूर दूर से लोग उसके घर पर आकर के उसे बधाई दे रहे थे। तभी बाहर से एक साधु ने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज बड़ा ही खुशी का दिन था, इसीलिए उसने साधु को जब देखा तो बाहर से अंदर बुला लिया और महाराज जी को आसन पर बैठने के लिए कहा। साधु महाराज उस किसान का भाव देख करके बड़े प्रसन्न हुए और वह आकर के आसन पर बैठ गए। साधु महाराज से वह किसान कहने लगा कि महात्मा जी, आज हमारे घर में बहुत दिनों के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ है। कृपा करके इसका आप नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही उस बच्चे को उठा करके अपनी गोदी में बिठाया तो उसकी बाह पर एक चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह को देख करके वह साधु आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह चिन्ह राजयोग को दर्शाता था। साधु बच्चे की बाह पर चिन्ह देख करके हैरान था। किसान ने जब साधु को हैरान और परेशान देखा तो उसने कहा कि महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु कहने लगा कि बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो आज बहुत खुश हूं, क्योंकि जो यह तुम्हारा बेटा है यह बहुत ही किस्मत का धनी है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। किसान ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा कि बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 साल की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इसी नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात को सुनकर के बालाराम बहुत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। जब गांव के जो लोग थे उनको पता चला कि बालाराम का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो जो भी लोग थे, जिसने भी सुना, दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है कि उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता हुआ बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन हिरण उसके हाथ नहीं लगा था। राजा को हिरण का पीछा करते करते काफी प्यास लग चुकी थी, लेकिन आसपास कोई तालाब, नदी, झरना आदि नहीं मिला जहां राजा जाकर के अपनी प्यास को बुझा सके। राजा पानी की तलाश करने लगा। भटकता हुआ वह उसी गांव में पहुंच गया जहां वह बालाराम नाम का किसान रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा जी की झोपड़ी के ऊपर पड़ गई। राजा ने महात्मा जी से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर गए और एक गिलास पानी लेकर के महात्मा जी बाहर लाए और राजा को दे दिया। राजा जब पानी पीने लगा, तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जा रहे हैं। राजा ने महात्मा जी से पूछा कि ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा कि आज सभी उस किसान के घर पर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में बहुत दिनों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है और वह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। बड़ा ही भाग्यशाली बच्चा आज बालाराम के घर में पैदा हुआ है और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी भी की है। राजा ने पूछा कि बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा कि साधु बाबा ने बताया है कि जब वह किसान का जो बेटा है बालाराम, वह जब 14 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात को सुन के राजा को बड़ा गुस्सा आया। आखिर एक मामूली किसान का बेटा राजा कैसे बन सकता है और उसकी पुत्री के साथ उसका विवाह कैसे हो सकता है? राजा ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं
और आपको क्या लगता है एक मामूली से किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की विवाह कर दूंगा? कदापि नहीं करूंगा। महात्मा ने कहा कि राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही अभिमान था। उसने कहा कि महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ मिटा करके आपको दिखा दूंगा। मैं नहीं मानता कि भाग्य में जो लिखा है वह हो करके रहता है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। देखते हैं क्या होता है। राजा महात्मा को प्रणाम किया और चला गया। अपने महल में वापस जाकर के अगले दिन राजा ने अपना भेष बदला और उसी बालाराम किसान के घर में जाकर के पहुंच गया। लोगों से पूछता हुआ वह किसान के घर पहुंचा। राजा ने कहा कि घर के बाहर जाकर के आवाज लगाई। बालाराम उसकी आवाज को सुन करके जब बाहर निकला और उससे पूछा कि अब कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? राजा ने कहा कि मैं सेठ मक्खी लाल हूँ और पास के गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में बड़ा ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। बालाराम ने कहा कि हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने बालाराम से कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं, मैं कहना चाहता हूं। बालाराम किसान ने कहा कि हाँ कहिए सेठ जी, क्या बात है? राजा ने कहा कि तुम अपना बच्चा जो यह है, आपका बच्चा बड़ा तकदीर वाला है, इसे मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का मैं बड़ी ही आसानी से पालन पोषण करूंगा। बालाराम की पत्नी ने कहा कि नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको किसी कीमत पर नहीं दे सकती। राजा ने कहा कि तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? बालाराम ने सेठ की बात को सुन करके कहा, हाँ सेठ जी, आप तो सही कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। बालाराम की बात को सुन के उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। जब मेरा बेटा 14 साल का हो जाएगा उस दिन आपको मेरे बेटे को वापस करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बेटा 14 साल की उम्र में पहुंचेगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। इतना कहकर के राजा ने बच्चे को लिया और वहां से चला गया। राजा बच्चे को लेकर के नदी के किनारे पहुंचा। राजा ने सोचा कि वह उस बच्चे को गला दबा करके मार दे और उसकी लाश को नदी में बहा दे, लेकिन बच्चे का जब उसने चेहरा देखा तो गला दबाने की राजा हिम्मत नहीं कर सका। बड़ा विचार किया और उसके बाद राजा ने एक लकड़ी का संदूक बनवाया और उसी संदूक में उस बच्चे को रख करके बंद करके उसे पानी में डाल दिया। राजा ने सोचा कि यह संदूक गहरी नदी में जाएगी और अपने आप ही डूब जाएगी और यह बच्चा इस तरह से मर जाएगा, तो जब यह बच्चा नहीं रहेगा तो कैसे इसके साथ राजकुमारी का विवाह होगा? यही सोच करके निश्चिंत होकर के राजा राजमहल में वापस लौट आया। अब वह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा मिटा दिया। इधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर जा करके पहुंच गया, जहां पर एक धनवान सेठ जो सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था। उस सेठ ने जब संदूक खोल करके देखा तो उसके अंदर बच्चे को देख करके सेठ हैरान हो गया। मन में सोचने लगा कि कौन व्यक्ति है जो उस बच्चे को संदूक में बंद करके छोड़ दिया है। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को ला करके अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी उस बच्चे को देख करके बहुत खुश हो गई। आज उस सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ से पूछा तो सेठ ने उस बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वह बच्चा एक संदूक में बहता हुआ नदी में उसको मिला था। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को भगवान से हाथ जोड़ करके उसको धन्यवाद भगवान को दिया और कहा कि ईश्वर आपका लाख लाख शुक्र है, मैं इसे पाल करके अपने बच्चे की तरह इसे पालूंगी और उतना ही इसके साथ प्रेम करूंगा। अब वह बच्चा सेठ के घर में रहने लगा। इसी तरह से धीरे धीरे 14 साल व्यतीत हो गए। सेठ ने उस बच्चे का नाम रखा चंद्रप्रकाश। चंद्रप्रकाश बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन चंद्रप्रकाश को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ पूछता चंद्रप्रकाश तत्काल उसका जवाब दे देता था। यह देख करके उस अध्यापक ने कहा कि चंद्रप्रकाश, तुम तो बहुत ही समझदार हो, बड़े ही बुद्धिमान हो, तुम आगे चल करके बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक चंद्रप्रकाश की प्रशंसा कर ही रहा था, तभी वहां से वही राजा निकल रहा था जो किसी दूसरे राज्य में कोई आवश्यक कार्य से जा रहा था।
राजा ने जब चंद्र प्रकाश की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने चंद्र प्रकाश से पूछा कि तुम कौन हो और कहां रहते हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? चंद्र प्रकाश ने कहा, मैं इस नगर के सेठ का पुत्र हूं। यह पूछ करके राजा वहां से चला गया। अपना काम करने के बाद राजा जब वापस आया तो वह उसी सेठ के घर पर पहुंचा। उसने कहा कि यह तुम्हारा जो बेटा है बड़ा ही बुद्धिमान है और बड़ा ही समझदार है, यह बड़ा ज्ञानी है। सेठ ने अपने बेटे की प्रशंसा जब राजा के मुंह से सुनी, सेठ कहने लगा कि राजन, यह बेटा मेरा नहीं है, मैं इसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ इस बच्चे का पालन पोषण किया है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ की बात को सुनकर के पूछा कि यह लड़का आपको कहाँ मिला और कैसे मिला? फिर सेठ ने राजा को सारी कहानी बताई। उसने बताया कि एक दिन बहते हुए पानी में एक संदूक उसको मिला। जब उसने उस संदूक को खोल करके देखा तो उसमें यह बच्चा था। जब राजा ने सेठ की यह बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया कि यह तो वही बच्चा है जिसे आज से 14 साल पहले मैंने नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ भी बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर चंद्र प्रकाश आ गया। राजा ने चंद्र प्रकाश की तरफ देखा और उसने कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आपके बेटे के हाथों मेरा थोड़ा सा काम है, एक चिट्ठी है, जो वह महारानी तक पहुंचा दे तो मैं उसको 500 सोने की मोहरें दूंगा। चंद्र प्रकाश ने यह सुनकर राजा से कहा कि हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेशा लिखा और चिट्ठी के ऊपर अपनी मोहर लगा दी। राज्य की और चिट्ठी उस चंद्र प्रकाश को पकड़ा दी। चंद्र प्रकाश चिट्ठी लेकर के चला गया। चंद्र प्रकाश चलते चलते एक घने जंगल से निकल रहा था। तभी वह वहां से रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। चंद्र प्रकाश रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। चंद्र प्रकाश ने सोचा कि रात तो यही बिता लेता हूँ। यह सोच करके चंद्र प्रकाश घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब चंद्र प्रकाश अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो उस समय खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने जब चंद्र प्रकाश को देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए? चंद्र प्रकाश ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वह कैसे कहां जा रहा था और रास्ता भटक गया, इसीलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। चंद्र प्रकाश की बात को सुन करके बूढ़ी माता को उस पर दया आ गई। लेकिन फिर बूढ़ी माता ने चंद्र प्रकाश से कहा कि बेटा, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ देर के बाद जब डाकू यहाँ वापस आएंगे तो तुम एक अनजान व्यक्ति हो, तुम्हें देख कर जान से मार देंगे। तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। चंद्र प्रकाश ने कहा कि लेकिन माता जी, इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहूंगा? मुझे तो रास्ते का भी ज्ञान नहीं, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे मार करके खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ किसी कोने में जाकर के लेट जाता हूँ। इतना कहकर के चंद्र प्रकाश कोने में जाकर के लेट गया। कुछ देर के बाद वह डाकू अपने घर पर वापस आए। डाकुओं ने जब देखा उस बेटे को कि एक अनजान व्यक्ति कोने में पड़ा हुआ है तो बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछने लगी। बूढ़ी माता ने कहा कि इसका नाम चंद्र प्रकाश है, यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। तब डाकुओं ने जब यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों को अच्छी तरह से जानते थे। जैसे ही डाकुओं ने उसकी जेब से चिट्ठी को निकाल करके पढ़ा तो उस चिट्ठी को पढ़ करके आश्चर्यचकित हो गए। वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने जब उनसे पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है तो उसमें से एक डाकू ने कहा कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवा करके कहीं दूर फेंकवा देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब इस तरह से बात को सुना तो कहने लगी कि राजा तो बड़ा दुष्ट है, जिसके हाथों से चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यही सोच करके बूढ़ी माता ने सोचा, मुझे इस मासूम को किसी भी तरह कोई भी उपाय करके इसे बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तभी डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिख करके चंद्र प्रकाश की जेब में रख दिया। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। जब सुबह हुई और चंद्र प्रकाश उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर के वहां से चला गया
चंद्रप्रकाश कुछ समय के बाद राजा के राजमहल में पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बड़ा ही नेक दिल है, बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है, इसीलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर कैसे महाराज है, किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर थे और उनकी मोहर भी लगी हुई थी, इसीलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यही सोच करके महारानी ने राजकुमारी का विवाह उसी से कर दिया जो चिट्ठी लेकर के आया था, जिसका नाम था चंद्रप्रकाश। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया, उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति के साथ हो गया है जिससे वह नहीं चाहता था, जिसे उसने मरवाने का आदेश दिया था। यह सुनते राजा आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा कि तुमने यह सब क्यों किया? तभी महारानी कहने लगी कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था वैसा ही मैंने किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। महारानी चिट्ठी लाई। राजा ने जब चिट्ठी को खोल करके पढ़ा तो देखा कि उसमें कुछ और ही लिखा था। यह देख करके राजा ने बड़े ही गुस्से में आकर के सैनिकों से कहा कि जाओ और जाकर के चंद्रप्रकाश को पकड़ करके लाओ। सैनिक तुरंत गए और चंद्रप्रकाश को पकड़ करके ले आए। राजा ने गुस्से में चंद्रप्रकाश से कहा कि तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगा। कहां तुम एक किसान के बेटे और कहां मैं राजा। चंद्रप्रकाश ने राजा की बात को सुन करके कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई भी विश्वासघात नहीं किया है और ना ही कोई धोखा किया है। राजा ने चंद्रप्रकाश की बात सुन करके कहा कि तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में एक सैनिक ने आकर के राजा से कहा कि महाराज, बाहर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए हैं, वह इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर बुलाने का आदेश दे दिया। महाराज जी अंदर आए। राजा ने उठकर के महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। महात्मा ने कहा कि राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा कि नहीं महात्मा जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने बड़ी ही विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं वही हूं जिसे तुम आज से 14 साल पहले मिले थे। भाग्य का लिखा मिटाने की बात तुम कह करके आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम चकित हो गया। उसे सब कुछ पुरानी बातें जो थीं वह सब याद हो गई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों राजा, भाग्य का लिखा मिटा दिया तुमने? राजा ने आंखें नीची करके कहा कि नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा कि राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब तुम चंद्रप्रकाश को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझा करके महात्मा जी वहां से वापस चले गए। राजा ने चंद्रप्रकाश से माफी मांगी और अपना सारा राजपाट उसको सौंप करके वह जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना कि यह कहानी आपको पसंद आई है कि नहीं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय माता दी।